हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक is a phenomenon, is a success story which has very few parallels. अगर आप इंडिया के पिछले 30-35 साल की पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की स्टोरी को अगर देखें, इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टोरी को देखें, तो यू विल फाइंड दैट एचडीएफसी बैंक has been one of the biggest wealth creators, and not just in a banking, private banking or financial services space, but even otherwise. इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, सबसे ज्यादा मार्केट कैप है, बहुत लोग पसंद करते हैं उसको। और ये कंपनी जो है, इसका पेरेंट ऑफ कोर्स एचडीएफसी था, लेकिन कुछ समय पहले एचडीएफसी बैंक का एक रिवर्स मर्जर हुआ, मतलब एचडीएफसी को एचडीएफसी बैंक में शामिल कर दिया गया, उसको जोड़ दिया गया उसके साथ। तो इमेजिन करें कि जैसा कहते हैं ना कि बेटा बाप से भी आगे निकल गया, तो उस तरह की स्टोरी ये है। बहुत अमेजिंग स्टोरी, और बहुत सारे लाइक शायद पिछले सीईओ जो आदित्यपुरी थे उनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। और ये जो चीजें हैं बहुत लेजेंड है, मतलब इस पूरे स्पेस के लिए। अब पिछला कुछ समय ऑफकोर्स बैंक के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मर्जर हुआ और भी बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट जो आए हैं, सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट में डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब उसके बाद थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज हुआ है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट एचडीएफसी बैंक। आर थिंग्स बैक ऑन ट्रैक? बैक ऑन ट्रैक मतलब पटरी से गाड़ी उतर गई थी, तो क्या वापस पटरी पे आ गई है गाड़ी? और क्या ऐसे साइंस हैं, कैसे सिग्नल्स हैं जिससे कि ऐसा कह सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक दोबारा एक बहुत सही रास्ते पर आ गया है? आइए इस बारे में बात करेंगे आज। तो हुआ क्या है पिछले, अगर आप देखें सेकंड क्वार्टर रिजल्ट के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कि सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स हैव बीन ग्रेट। जनरल जो मीडिया कमेंट्री है बहुत पॉजिटिव है, एंड आई एम नॉट इंप्लाइंग दैट यू शुड ऑलवेज गो बाय मीडिया कमेंट्री, बट इट गिव्स यू अ सिग्नल, इट गिव्स यू एटलीस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू सी क्या देखें हो क्या रहा है, मतलब लेट्स फाइंड इट आउट। और अगर आप देखें कुछ एक चीजें जो है सेंटिमेंट रिवर्सल को जो इंडिकेट कर रही हैं कि लगभग 50% के आसपास लोग अपसाइड ढूंढ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक 2,500 पहुंच सकता है। या फिर एक और न्यूज थी कि इंडिया के जो ग्रुप्स हैं, मतलब जो जिस तरह के कॉन्ग्लोमरेट हैं, उसमें अडानी ग्रुप को मार्केट कैप क्रॉस कर लिया एचडीएफसी बैंक ने। या फिर जो बहुत बड़े बड़े कवरेज, एक फुल पेज आर्टिकल था मिंट में, मिंट एक बहुत रिस्पेक्टेड और एक बहुत अच्छा कवरेज वाला बिजनेस न्यूज़पेपर है, और एक पूरा कवर स्टोरी था, मतलब एक पूरा फुल पेज स्टोरी कि भाई क्या हो रहा है एचडीएफसी बैंक में। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत एक सिग्नल दे रही हैं, एक आपको हिंट दे रही हैं कि भाई कुछ एक ऐसा हुआ है जो कि बहुत अच्छा है, जो कि बहुत एक सेंटिमेंट को चेंज कर रहा है। और सेंटिमेंट बड़ी अजीब चीज है, जैसा कि आपने देखा पिछले 4-6 हफ्ते का, कि अचानक से मार्केट क्रैश किया। क्रैश कहना भी शायद अतिशयोक्ति होगी, एग्जेजरेशन होगा, पर 5-7% को क्रैश नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी मतलब जिस तरह की उछाल में था, जिस तरह की उड़ान में था, उसमें डेफिनेटली एक इंपैक्ट आया। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, 5-7% निफ्टी का या सेंसेक्स का गिरना, उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि जो कुछ एक सेक्टर बहुत अच्छा कर रहे थे, जैसे कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इंडेक्स या डिफेंस इंडेक्स, उन पर अचानक से बहुत और ज्यादा इंपैक्ट आया। मतलब कुछ एक ऐसे इंडेक्स हैं जो 20-20, 25-25% डाउन है, कुछ एक स्टॉक है 40-40%, 30-30, 35-35% डाउन है। ऑफकोर्स मार्केट है, उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, लेकिन फंडामेंटली क्या हो रहा है इसके बारे में अगर आप बात करें तो आप पाएंगे कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और आज हमने फोकस में एचडीएफसी बैंक को क्यों रखा है, क्योंकि एज वी सेड राइट, दिस इज अ स्टोरी विच इज लाइक specimen of how India has grown in last 30-35 years. It's a perfect example. Of course, there are like IT industry, Infosys या इस तरह के बहुत एग्जाम्पल अक्सर लोग बात करते हैं। उन्हीं की तरह का एक एग्जाम्पल है एचडीएफसी बैंक। कई मामलों में उनसे बेहतर भी हो सकता है, ऑफकोर्स कई मामलों में उनसे खराब भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इंडिया की मार्केट की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करें, या इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ग्रोथ की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक को आप छोड़ नहीं सकते, उसके बारे में बात करनी ही पड़ेगी। अब कुछ एक और फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट ने शुरू किए कहना कि भाई, जैसे कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो इनकी सब्सिडरी है, उसका आईपीओ होगा, वो एक ट्रिगर होगा। ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक आज इतनी बड़ी कंपनी है कि उस पर बहुत छोटी मोटी चीजों से खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक मार्केट की भाषा में एक फ्रेज होता है, मूविंग द नीडल। मूविंग द नीडल मतलब कि अगर आप वेइंग मशीन पर खड़े हैं तो
कुछ एक्स्ट्रा वेट रखने से नीडल मूव करेगा। या फिर आप समझिए कि आप गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे हैं या डीजल भरा रहे हैं, तो आप कितना पेट्रोल डालेंगे या कितना डालेंगे डीजल डालेंगे कि नीडल थोड़ा सा मूव करे। मतलब एक सिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए, और बहुत बड़ी कोई चीज है उसमें अगर कोई बहुत छोटा सा फैक्टर आ रहा है तो शायद फर्क ना भी पड़े। तो मूविंग द नीडल जो है, मतलब किसी एक सेक्टर में, जैसे अगर आप आज इंडिया की बात करें, इंडिया इज अ लाइक मल्टी ट्रिलियन डॉलर कम इकोनॉमी, कोई बहुत छोटी चीज अच्छी या खराब होती है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी तो बहुत इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि एचडीएफसी बैंक आज इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा मार्केट कैप है, कि उसके बारे में ये सोचना कि बहुत सारी छोटी मोटी चीजें कुछ मूव द नीडल कर पाएंगी, मे नॉट बी, बट एक सेंटिमेंट तो बनता है। सेंटिमेंट मतलब यार कुछ हो रहा है, मतलब कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। और सेंटिमेंट का उदाहरण तो हमेशा दोनों साइड में जाता है। मतलब अगर आप सेंटिमेंट नेगेटिव है तो क्या फंडामेंटल्स को क्रॉस करके भी नेगेटिव हो जाती हैं चीजें, उससे भी ज्यादा स्टॉक प्राइस नीचे चले जाते हैं। ऐसे ही फंडामेंटल्स को क्रॉस करके पॉजिटिव साइड में भी ऊपर चली जाती हैं चीजें। तो वो तो चलता रहेगा, लेकिन फंडामेंटली क्या हुआ इस चीज में और पिछले कुछ सालों में क्या स्ट्रगल्स थे, क्या चैलेंजेस थे, उनके बारे में आज बात करते हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखें तो पिछले 5 सालों में द स्टॉक इज अप अराउंड 40% एंड इट्स अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, नॉट जस्ट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, बिकॉज अगर आप कहें कि भाई एफडी में तो 7-8% ही मिलता है साल में, तो 40% 5 साल में क्या बुरा है। ये कंपैरिजन वैलिड इसलिए नहीं है कि एफडी जो है वो एक एश्योर्ड रिटर्न है। अच्छा है खराब है उसकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, उसकी अपनी कमियां अच्छाई हो सकती है, लेकिन वो एक एश्योर्ड रिटर्न है, वहां पे किसी तरह को रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। यहां पे रिस्क इन्वॉल्व है, इक्विटी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको रिलेटिवली देखना पड़ेगा, आपको तुलना करनी पड़ेगी कि भाई एचडीएफसी बैंक ने जो किया है तो किया है, लेकिन बाकी ने क्या किया है। तो अगर आप देखें कि निफ्टी के कंपैरिजन में, निफ्टी की तुलना में निफ्टी 100% से ज्यादा ऊपर है और एचडीएफसी बैंक सिर्फ 40%, मतलब एक सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस है। सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस है माने कि डबल हो गया पैसा निफ्टी में आपका 5 साल में, और इसमें सिर्फ 40% ही बने। ऑफकोर्स इतना बड़ा नुकसान, 100 के 200 हो गए होते, यहाँ पे तो 100 के 140 ही हुए, बहुत बड़ा नुकसान। अब अगर आप देखें कि और भी कंपैरिजन हो सकते हैं, इस सेक्टर के भी कंपैरिजन होते हैं, जैसे कि हमने कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करी, जैसे आईसीआईसी बैंक है। आईसीआईसी बैंक जो है लगभग 4 गुना रिटर्न दिया है। अगर आपने 100 रुपए लगाए थे और आपके 40 रुपए बने, तो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक पिछले 5 सालों में 170% से ज्यादा रिटर्न दिया, मतलब 4 गुना रिटर्न, 40 और 170। अमेजिंग परफॉर्मेंस, इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस ओवर लास्ट 5 years, एंड दिस वाज अनइमेजिनेबल। अगर आपके पास टाइम मशीन हो और अगर आप 5 साल पहले जाएंगे और कोई आपको ये बोले कि अगले 5 साल में ऐसा होने वाला है, तो लोग बोलेंगे यार या तो ये कुछ पी के आया है, या तो इसका दिमाग चल गया है, या फिर इसको कुछ मार्केट की समझ नहीं है। आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग, दिस इज अ फैक्ट, एंड आई एम ऑल्सो इन द सेम लीग, आई एम ऑल्सो इन द सेम कैंप। कि अगर आज से 5 साल पहले आप मुझसे पूछते कि क्या ऐसा हो सकता है एचडीएफसी बैंक अगले 5 साल में 40% रिटर्न और आईसीआईसी बैंक 170% ज्यादा रिटर्न, आई वुड हैव आल्सो सेड नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट की यही खूबसूरती है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मार्केट। आप अगले 5 साल में क्या होने वाला है, आप कितना भी कुछ कर लें, कितना भी समझ लें, लेकिन एक अनसर्टेनिटी या एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आउटकम्स जरूर आ सकते हैं। और ये एक बड़ा बढ़िया केस स्टडी है। आप ऑफ कोर्स कारण ढूंढ लेंगे, अगर आप किसी को पूछेंगे अरे ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, 50 कारण ढूंढ दिए जाएंगे, 50 कारण बता दिए जाएंगे। लेकिन 5 साल पहले समझिए अक्टूबर या नवंबर 2019 में अगर कोई ये बोले कि एचडीएफसी बैंक आईसीआईसी बैंक को सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म करने वाला है अगले 5 साल में, 40% बढ़ेगा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक बढ़ेगा 170%, लोग विश्वास नहीं करते उस बात को, इम्पॉसिबल टू बिलीव। एक्सिस बैंक पिछले ऑफ कोर्स इट हैज नॉट डन दैट वेल, बट फिर भी एचडीएफसी बैंक से तो बेटर ही किया है। लगभग 60% के आसपास रिटर्न पिछले 5 साल में, एज कंपेयर टू 40% के आसपास एचडीएफसी के लिए। कोटक बैंक हैज बीन अनदर underperforming story, and this is among the very few stocks या very few banks
जिन्होंने कि HDFC बैंक को अंडर परफॉर्म किया है। ये लगभग फ्लैट है, 5 साल में कुछ नहीं बनाया है पैसा। और कोटक बैंक, अगेन लाइक these banks are amazing in terms of their corporate governance and so many other things, and investor used to love them. तो क्या था कि शायद वो भी एक फैक्टर था कि इन वैल्यूएशन इतने ज्यादा थे या जो भी कुछ रहा हो, लेकिन डेफिनेटली बोथ बैंक्स, HDFC बैंक और कोटक बैंक, जो कि बहुत अच्छे समझे जाया करते थे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया और कोटक बैंक ने तो HDFC बैंक को भी अंडर परफॉर्म किया। फिर बात आती है आपकी कि SBI, अब पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं, तो SBI के साथ तो फिर अगेन मतलब SBI हैज बीन अ बिग टर्न अराउंड स्टोरी। सबको अगर आप देखें पिछले 5-7 सालों में एक बहुत क्लियर थीम है, इंडिया में PSU बैंक ने बहुत अच्छा किया है। और क्या है कि उनका जो NPA वाला प्रॉब्लम था, बैड डेट वाला प्रॉब्लम था, जो उनके खराब लोन थे, वो प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल हुई है, सिचुएशन काफी हद तक वो बेटर हुई सिचुएशन। तो ये चीज देखने को मिली हमें यहाँ पर। SBI जो है वो लगभग 150% ऊपर है और ये 40%, 42% के आसपास HDFC बैंक के कंपैरिजन में। तो अगेन SBI हैज सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म। फिर आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा, अनदर पब्लिक सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में। बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या है कि थोड़ा सा ऑफकोर्स SBI कंपैरिजन में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, बहुत मामूली, लेकिन फिर भी HDFC बैंक या सिर्फ ICICI बैंक को छोड़ दें तो बाकी कंपैरिजन में बैंक ऑफ बड़ौदा का ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि PSU बैंक जनरली अच्छा किए हैं। एक आपको शायद याद होगा कि हमने PSU बैंक और प्राइवेट बैंक के बारे में काफी बात की है अपने वीडियोस में, और वो चीज है यहाँ पे कि PSU बैंक से कंपैरिजन में प्राइवेट बैंक का परफॉर्मेंस ज्यादा खराब रहा है। अब बैंकिंग स्टॉक्स को इन जनरल आप देखें, ये हम कुछ सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के 6-7 नाम यहाँ पे देख रहे हैं, और ये आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे दिखेगी। ऑफकोर्स वो भी बात करेंगे कि कैसे प्राइस टू अर्निंग्स इज नॉट द राइट मैट्रिक्स, कैसे प्राइस टू अर्निंग्स के बजाय प्राइस टू बुक्स क्यों देखा जाता है, प्राइस टू बुक क्यों देखते हैं बैंक्स के केस में, तो वो कभी और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि आप अगर देखें इन स्टॉक्स को तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी कि अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, ROC और उन सब चीजों को देखेंगे, आपको एक मिक्स्ड तरह का परफॉर्मेंस दिखेगा। ऑफकोर्स ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको खुद समझने की चीज है कि आप इनको कंपैरिजन करें, खुद समझें। फिर बात आती है कि अगर ये बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं प्राइस टू बुक पे अगर वैल्यू किया जाए, इनको प्राइस टू बुक अगर इनका कंपैरिजन किया जाए, तो HDFC बैंक से ICICI बैंक का प्राइस टू बुक ज्यादा हो गया है, महंगा ज्यादा हो गया प्राइस टू बुक पे। अगेन ये भी बहुत अनइमेजिनेबल सी चीज हुआ करती थी मैंने, अगर कोई कहता आज से 5 साल पहले कि प्राइस टू बुक पे HDFC बैंक ICICI बैंक से सस्ता मिलेगा, चीपर मिलेगा, लोग यकीन नहीं करते उस पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट में जैसा हमने कहा ना कि सेंटिमेंट बहुत जल्दी चेंज होता है, बहुत जल्दी रिवर्स होता है, तो वो एक एग्जांपल है। बट ओवरऑल अगर आप इस चीज को यहाँ पे देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को जो मिल रही है वो ये है कि जनरली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के प्राइस टू बुक्स जो रेशियो हुआ करते थे, बड़े ऊपर हुआ करते थे, उसमें थोड़ी गिरावट आई है, थोड़ी कमी आई है। अब अगर आप यहाँ पे आज देखें, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि हम यहाँ पर इस चीज को, ये बहुत इंटरेस्टिंगली बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में जब बात कर रही है तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक को भी देखेंगे, और पब्लिक सेक्टर बैंक में आप देखेंगे कि जनरली स्टेट बैंक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी आज प्राइस टू बुक पे सिर्फ 1.7 टाइम्स है। ऑफकोर्स बाकी सारे काफी सारे आपको दिखेंगे यहाँ पे एक से भी कम है, क्योंकि वहां पे आपको उनकी बुक्स मतलब उनके बैलेंस शीट के बारे में अभी भी पूरा 100% कॉन्फिडेंस नहीं। लेकिन कहने का तो यह है कि ओवरऑल पिछले कुछ समय में, पिछले 4-5 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइस टू बुक थोड़ा सा बेटर हुआ है, इंप्रूव हुआ है, बढ़ा है, और पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा नीचे आया है। अब HDFC बैंक की सिर्फ बात करें पिछले 5 साल की, तो ये बैंक जो है अगर आप देखें कि काफी मतलब ऑफकोर्स 2020-21 का जो टाइम था उसको हम अगर देखें कि वो तो ऑफकोर्स कोविड का इम्पैक्ट था, तो थोड़ा सा बिजनेस पे इम्पैक्ट आया, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस टू बुक में एक लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही थी, जो कि पिछले कुछ समय में, पिछले 4-6 महीने में थोड़ी सी बेटर हुई है, क्योंकि परफॉर्मेंस बेटर होना शुरू हो गया। तो प्राइस टू बुक मतलब प्राइस है और बुक वैल्यू है, उसका कंपैरिजन आप करेंगे, रेशियो देखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये प्राइस टू बुक अगर पिछले 5 सालों का हम यहाँ पे देखें तो बहुत मतलब आपको डेफिनेटली ये चीज दिखेगी कि थोड़ा सा गिरावट आई है, और वो थोड़ा सा अब बेटर होना शुरू है। 3 से कम का प्राइस टू बुक फिलहाल है HDFC बैंक का,
जो कि हिस्टोरिकली अगर आप कंपैरिजन करेंगे, वो स्लाइड भी है, आपको दिखाएंगे उसके बारे में, लेकिन वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि प्राइस टू बुक थोड़ा सा अब रीजनेबल हुआ है, थोड़ा सा कम। अब सेकंड क्वार्टर FY25 रिजल्ट, ये बहुत एक जो अभी आप जो भी स्लाइड देखने वाले हैं वो इनके सेकंड क्वार्टर FY25 रिजल्ट्स के प्रेजेंटेशन से हैं। कुछ कुछ मुख्य मुख्य चीजें हमने कवर की हैं, लेकिन आप इस पूरे प्रेजेंटेशन को खुद पढ़ें और खुद समझें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, HDFC बैंक को समझने के लिए न सिर्फ, बल्कि बैंकिंग सेक्टर को समझने के लिए, बिकॉज एज आई सेड लाइक इट्स एन important constituent of Indian banking system today, and not just among the private sector banks, but even among the banks overall, both including private sector and public sector, it's a very important constituent. So अगर आप इसके प्रेजेंटेशन को जितना ध्यान से देखें, जितना समय लगाएंगे, उतना आपके लिए इस सेक्टर को समझने में आसानी है। खैर, जो मेन चीज हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे ये है कि हर चीज में आपको ग्रीन, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि ग्रीन मतलब सब कुछ ठीक है, ग्रीन सिग्नल है, और रेड मतलब कि जो कमियां हैं, जो रुकने का इशारा है, वो तो ग्रीन आपको ज्यादातर दिख रहा है। मतलब ग्रीन मतलब कि जो सब कुछ है वो थोड़ा ऑन ट्रैक आ रहा है और बेटर हो रहा है। दिस इज अ वेरी गुड साइन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। अगर आज आप देखें कि 2Q FY25 के रिजल्ट की जो मुख्य मुख्य चीजें, हर कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ भाई ये पॉजिटिव हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। ऑफ कोर्स एज आई सेड लाइक ये प्रेजेंटेशन उनके FY25 रिजल्ट्स के बेस पे है और ये अवेलेबल है पब्लिकली, आप इसको जाके सर्च कर सकते हैं और इनकी साइट पे या किसी एक्सचेंज की साइट पे आपको अवेलेबल रहेगा, तो आप देख सकते हैं इसको। अब एक बड़ा कंसर्न आ रहा था HDFC बैंक के लिए कि भाई डिपॉजिट्स की ग्रोथ बड़ी स्लो है और ये ठीक से नहीं होगी, क्योंकि डिपॉजिट्स की ग्रोथ क्यों जरूरी होती है कि भाई आप अगर डिपॉजिट नहीं बढ़ा पाएंगे तो लैंडिंग कैसे करेंगे। बैंक के लिए कस्टमर अच्छे ढूंढना तो जरूरी है ही, साथ में ये भी जरूरी है कि आप अपने डिपॉजिट्स को ग्रो करें, ताकि आप पैसा जब रेज करेंगे, पैसा जब डिपॉजिट आपके पास आएंगे तो अभी तो आप लैंड कर पाएंगे, वरना कैसे लैंड। तो डिपॉजिट की ग्रोथ के बारे में जो कंसर्न था वो भी थोड़ा इस क्वार्टर में आपको देखा कि थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ है और अच्छा लग रहा है। एक और चीज आप देखिए कि कासा बड़ा इंपॉर्टेंट रेशो होता है। कासा मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का जो डिपॉजिट का रेशो होता है, इसमें थोड़ा मिक्स चलता रहता है, लेकिन फिर भी एक जनरल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। रिटेल और होलसेल का जो ब्रेकअप है वो आपको देखने को मिल रहा है, तो मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब एक बड़ा सवाल आता है कि भाई और क्या चीजें ऐसी हुई जिनकी वजह से HDFC बैंक के रिजल्ट के बारे में लोग थोड़ा सा पॉजिटिव हुए, ऑप्टिमिस्टिक हुए उनके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। तो आप देखें कि एक लोग और ये भी देखते हैं कि भाई कैसे ब्रांच एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने को लिए एक रेशो है, आप राइट हैंड साइड में देखें कि पिछले 3 सालों में कितनी बैंक ने ब्रांच खोली और मेट्रो अर्बन क्या रेशो है, क्या ब्रेकअप है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिल रही है कि बैंक ने बहुत सारे एक्सपेंशन के मोड में तो बैंक है, लेकिन इसके अलावा एक चीज ये भी जरूरी है कि एक्सपेंशन जो है वो माइंडलेस एक्सपेंशन नहीं है। मतलब कि डेफिनेटली एक सोचा समझा प्लान के तहत आपको बिजनेस ग्रो करना है तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, लेकिन माइंडलेसली एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। और एक बहुत सारा ये इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स जो उन्होंने शेयर की हैं, ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि भाई थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही है, थोड़ा चीजें सुधर रही है, बेटर हो रही है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, लिक्विडिटी कवरेज रेशो, ये थोड़े टेक्निकल टर्म है, बट मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि ये कैपिटल एडिक्वेसी और लिक्विडिटी कवरेज जितना अच्छा है, जितना ऊपर है, उतना ज्यादा बैंक के लिए फायदा है। और यहाँ पे भी आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज दिख रहा है, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि इस सब कुछ में ये हो रहा है जो कि बहुत पॉजिटिवली आप न सिर्फ देख सकते हैं, बट कि मीडिया को, ब्रोकरेजेस को भी ये बात जो कवर करते हैं एनालिस्ट, उनको भी समझ में आ रही है ये चीज। अब बात आती है नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यहां पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो एक स्टेबल ट्रेंड पिछले 4-5 क्वार्टर में दिखा रहा है अगेन, क्योंकि HDFC बैंक ने, जब HDFC बैंक का HDFC के साथ मर्जर हुआ उसके टाइम से पिछले 2-3 साल में काफी कंसर्न्स आए हैं लोगों को कि भाई ये मर्जर हो गया, कैसे कंसोलिडेशन होगा, या फिर डिपॉजिट्स का क्या होगा, ग्रोथ का क्या होगा। वो सब कंसर्न धीरे धीरे लोग सोच रहे हैं कि भाई अब थोड़ा सिचुएशन बेटर हो। कॉस्ट एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, भाई आप बिजनेस करते हैं तो कॉस्ट एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब देखना भी बहुत जरूरी है। वहां पे भी आपको स्टेबिलिटी दिख रही है, एक स्टडी परफॉर्मेंस दिख रही है। उसके बाद क्रॉस एनपीए, नेट एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है।
ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए जो होता है, मतलब कि नेट परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि आपकी जो लोन्स हैं जो आपने दिए हुए हैं वो दे गो बैड, मतलब कि लोग वापस नहीं कर रहे हो, तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का जो रेशियो है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल है, स्टेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और जितना, क्योंकि एक पीएसयू बैंक का जो पिछले 10-15 साल का जो ट्रबल्ड हिस्ट्री रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही था। एनपीए वर्ड, ये 3 लेटर का जो वर्ड है, इसमें आपको बैंकिंग इंडस्ट्री की, मतलब ये एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड समाया हुआ है। जैसे कि आपने स्टोरी सुनी होगी वो एक, कि भाई एक बहुत छोटे से पॉइंट से बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स क्रिएट हुआ। सेम चीज है, एनपीए वर्ड, ये 3 लेटर का वर्ड बैंकिंग सेक्टर को पूरा समाहित किए हुए, पूरा अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किए हुए है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एनपीए अगर आपकी स्टेबल है, रीजनेबल है, तो आप बैंकिंग सेक्टर में आप ठीक ठीक कर रहे हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने लोन तो दे दिया, वो आदमी वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो क्लाइंट वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना। वो कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, आप कस्टमर का प्रोफाइल देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी पेइंग कैपेबिलिटी को जांचते हैं। वो सब चीजें आपकी ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए को प्रभावित करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। रिस्क वेटेड एसेट अगेन थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, बट कहने का मतलब यह है कि सब कुछ जैसा हमने पहले कहा कि स्टेबल ट्रेंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब बात आती है डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस ट्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। पिछले 2.5-3 साल का ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो बहुत स्टेबल ट्रेंड दिखा रहा है और एक इंप्रूविंग ट्रेंड दिखा रहा है। और ये जो चीज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था, और इसके बारे में मार्केट थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है, ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है मार्केट को कि एचडीएफसी बैंक हैज लेफ्ट बिहाइंड इट्स ट्रबल्स। किस हद तक सच है, किस हद तक झूठ है, अभी आगे कुछ रिजल्ट्स में और मैटर करेगा, लेकिन अभी सेकंड क्वार्टर में ऐसा जरूर कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है कि भाई ये थोड़ा सा चीजें इंप्रूव हो गई। रिएक्शन टू सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स, रिएक्शन बहुत अच्छे, हेल्दी परफॉर्मेंस है, लोन ग्रोथ स्लो हुई है और वो इंटेंडेड है। मतलब कि लोन ग्रोथ, क्योंकि आपने देखा ना, डिपॉजिट और लोन ग्रोथ में एक सामंजस्य बने रहना चाहिए। डिपॉजिट अगर नहीं बढ़ रहे हैं और लोन ग्रोथ ज्यादा बढ़ रही है तो आपके लिए खतरा है। इस तरह से डिपॉजिट ग्रोथ रोबस्ट है, मार्जिन स्टेबल है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, स्टॉक अपसाइड के कैटलिस्ट है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, ये सब बात की लोगों ने। इन मतलब अगर आप इन को एनालाइज करें कि भाई मार्केट में क्या बातें हो रही थी सेकंड क्वार्टर के बारे में, तो ये की पॉइंट्स उससे हैं। मतलब ये सब कुछ पॉजिटिव एक पिक्चर को पेंट कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि मार्केट ने जो रिएक्शन दिया, वो जैसे हमने पहले कहा, मार्केट ने जो रिएक्शन दिया एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को, पॉजिटिव रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन दिया। अब बात आती है कुछ एक और ट्रिगर से, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ है आने वाला, वो एक उन्होंने उसके बारे में बात की। तो ये लगभग 10,000 करोड़ का जो 12,000 करोड़ का जो आईपीओ है, वो बहुत एचडीएफसी बैंक के लिए, हमने कहा कि इतनी बड़ी कंपनी है उसके लिए बहुत बड़ा, लेकिन एक वैल्यूएशन कैटलिस्ट, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करने वाली चीज तो डेफिनेटली है ही। लेकिन इतना जरूर है कि सबके बावजूद अचानक से रिजल्ट आने के बाद जो यूफोरिया जो क्रिएट हुआ था, थोड़ा सा सबसाइड हुआ है। लोगों ने कहा कि यार देखो, बहुत बड़ी कंपनी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को सुधरने में या बेटर होने में, और वो बात बिल्कुल सच है। हमेशा ओवर रिएक्शन होती है, रिजल्ट खराब आता है, आप देखेंगे मोस्ट केसेस में रिजल्ट खराब आने का जो रिएक्शन होती है, थोड़ा सा स्टॉक रिकवर करता है, या स्टॉक के ऊपर जाने पे जब रिजल्ट अच्छा आता है तो थोड़ा उसके बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आता है। ये एक नेचुरल रिएक्शन है। हमेशा ओवर रिएक्शन हो रही है, जब भी अच्छा या खराब कुछ हो रहा है, ओवर रिएक्शन हो रही है, थोड़ा थोड़ा चीजें स्टेबल होती हैं। मतलब यूफोरिया जो है थोड़ा सबसाइड हुआ है, जो अब पिछले 5-6 दिन का आपको जो चार्ट दिख रहा है वो ये बता रहा है। हमारा क्या व्यू है इस बारे में? हमको ये डेफिनेटली लग रहा है कि क्लियर साइन ऑफ इंप्रूवमेंट्स इन सेकंड क्वार्टर, वो तो डेफिनेटली है। पॉजिटिव कवरेज, मीडिया, ब्रोकरेज, सब ने पॉजिटिव कवरेज बात की, इन्वेस्टर भी हैप्पी है, मार्केट हैप्पी है रिजल्ट के साथ। फंडामेंटल्स के बारे में कंसर्न थोड़ा कम हुए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अब बात करते हैं लेकिन एचडीएफसी बैंक पोस्ट मर्जर की जो रिकवरी रोड है वो बहुत लंबी है। एक क्वार्टर इज नॉट द राइट सैंपल एंड इट विल टेक अ व्हाइल, बिकॉज आप देखें ये मैमथ कंपनीज थी दोनों, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, और जब ये मर्ज हुए तो उसके बाद जो रिकवरी है या जो चीजों को कंसोलिडेट करके, लेकिन आप इमेजिन करिए राइट कि आपने फोटो देखा एक पाइथन मतलब अजगर जब किसी बहुत बड़े जानवर को खा लेता है तो हाउ डज इट लुक लाइक? इट बेली स्वेल्स, मतलब वो बहुत पेट बड़ा हुआ दिखता है उसका। आप इतनी बड़ी कंपनीज को अगर मर्ज कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक
रिकवरी कहें या उसको एसिमुलेट करना, कंसोलिडेट करना, एक वक्त लगता है उस चीज, और दैट इज समथिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दिस केस। चीजें सुधरी, चीजें इंप्रूव हुई डेफिनेटली, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ रोजी हो गया है ओवरनाइट, दैट इज ऑल्सो नॉट। मैच्योर बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि नई कंपनी अचानक से बहुत सब कुछ बदल जाएगा ओवरनाइट, वो नहीं है। बहुत मैच्योर कंपनी है, बहुत पुराना बिजनेस मॉडल है, बहुत एस्टेब्लिश बिजनेस मॉडल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है, इट्स लाइक हाथी है, मतलब कितना भी आप कोशिश करेंगे तो आप उसको बहुत ज्यादा फास्ट चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको चेंज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अगर आप देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कहता हूँ, अगर आप देखें कि इंडिया के जो टॉप मार्केट कैप कंपनीज में हैं, उनमें एचडीएफसी बैंक टॉप 5 में है, दूसरे तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। व्हाट डज इट मीन? अगर आप देखें एक कंपनी जिसका कि मार्केट कैप कुछ 180 200 बिलियन डॉलर है, उसमें 100% अगर उस स्टॉक को परफॉर्म करना हो, मतलब 200 बिलियन डॉलर का या 175 180 बिलियन डॉलर को अगर डबल करना हो, 14-15 लाख करोड़ जो मार्केट कैप आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसको लेके अगर डबल पे जाना हो, 30 लाख करोड़ करना हो, हाउ मच एफर्ट इट विल टेक? न्यूटन के जो मोशन के लॉ हैं, वो हमें से ज्यादातर लोगों ने पढ़े होंगे स्कूल में। इनर्शिया जो है, इनर्शिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, नॉट जस्ट इन साइंस बट इन मार्केट्स एज वेल। जो कंपनी जितनी बड़ी है उसको उतना मूव करना मुश्किल होगा सेम अमाउंट ऑफ चेंज के लिए। 10% 20% चेंज, एक 50 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है, 100 करोड़ ओवरनाइट हो सकती है, लेकिन एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी, रिलायंस, टीसीएस, इस तरह की कंपनीज को डबल होना, और ये एक सबसे बड़ा कारण था, एक इसके बारे में बात करें कभी, कि पिछले 1.5-2 सालों में जब मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत अच्छा कर रहे थे, अरे बड़ी कंपनीज है भाई, बड़ी कंपनी इतना जल्दी मूव नहीं कर सकती, तो निफ्टी को अंडर परफॉर्म करना ही था। जब स्मॉल कैप या मिड कैप जो कि बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं, उनकी एक बात और आप देखें, फाइनेंशियल्स देखें, बहुत आपको बहुत जल्दी मूव करते हुए दिखेंगे छोटी कंपनीज की, तो मार्केट कैप भी मूव करेगा डेफिनेटली। तो एक फैक्टर है कि क्या एचडीएफसी बैंक इतनी छोटी कंपनी है कि सब कुछ डबल हो जाएगा, वो बहुत अनलाइकली है, बहुत मुश्किल है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इट्स लाइक जब भी आप किसी स्टॉक को या कंपनी को देखा, कितनी बड़ी कंपनी है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। बड़ी कंपनी के साथ साथ मैच्योर बिजनेस मॉडल, इन दोनों चीजों को अगर आप मिला दें तो आप पाएंगे कि बड़ी कंपनी जो कि मैच्योर बिजनेस मॉडल के साथ है, उनको ओवरनाइट डबल करना या ओवरनाइट ट्रिपल करना पॉसिबल नहीं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या एक मैसेज है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए आपकी स्टॉक के बारे में, और एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि अगले 3 महीने में 50% बढ़ जाएगा या अगले 6 महीने में डबल हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा उसको एनालिसिस करें, उसको समझें कि क्या ऐसा हो सकता है। वैल्यूएशन रीजनेबल है, बट बिजनेस जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, और 2.93x काइंड ऑफ प्राइस टू बुक इज स्टिल नॉट चीप। इट्स रीजनेबल एज कंपेयर टू हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल एवरेजेस, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली चीप। दूसरी बात, मेहमत कंपनी है, मतलब कि मूविंग द नीडल इज डिफिकल्ट, हमेशा पहले भी हमने डिस्कस किया इसको। और जो बाकी एक टाइम था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक टाइम था जब एचडीएफसी बैंक वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब बाकी बैंक्स काफी पीछे थे, लेकिन फंडामेंटली बाकी बैंक ने भी कैचअप किया है। जो कैचअप आप देख रहे हैं ना कि एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में आईसीआईसी बैंक का आज प्राइस टू बुक ज्यादा हो गया है। एक जमाना था एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में आईसीआईसी बैंक को लोग बहुत खराब बैंक समझा करते थे फंडामेंटली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टमर सर्विस एंड ऑल दैट्स नॉट माय आइडिया, बट आई एम जस्ट सेइंग फंडामेंटली you will used to have concern about business growth. They also had some issues which all of us know about, कि किस तरह से बैंक को स्ट्रगल करना पड़ा, या वो सब चीजें, एक बहुत नेगेटिव प्रेस और वो सब भी था आईसीआईसी बैंक के साथ, बट ओवरऑल वो चीजें सुधरी, चीजें इंप्रूव हुई। तो क्या हुआ कि बहुत सारे बैंक्स ने जो ब्रिज था बना लिया है, गैप को ब्रिज कर लिया है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगेन, नो बाइंग एडवाइस, दिस इज नॉट an advice to buy or sell HDFC Bank. Do your own research. I hope you like the presentation. If you have any questions, do come back. If you like the presentation, if you like the videos we are making, जो भी आपको सेक्टर समझना है, जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली please recommend us to your family and friends. Do watch, invest better by learning more. Thank you very much. This is Pankaj and you're watching Investing with Pankaj.